नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी ओशन में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आज हम जो आपका रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ था 5 मार्च को हिंदी विषय का यूजीसी नेट जेआरएफ का, उसके सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है। तो ये पेपर मुझे एक बच्चे ने मुझे सेंड किया है, तो मैं आज आपको इसका जो सही उत्तर होगा वो मैं बताऊंगी कि कौन से उत्तर सही है। बहुत से लोग अभी भी मैच नहीं कर पाए हैं, तो मैच भी कर लिया होगा तो कोई बात नहीं, आपको पीवाईक्यू को सॉल्व करके ही परीक्षा में जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है? तो देवनागरी लिपि के विकास का जो क्रम है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और लास्ट में देवनागरी लिपि। इसी तरीके से इसका विकास हुआ है। इसको चाहें तो आप नोट कर लीजिए क्योंकि पीवाईक्यू है और इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। हिंदी में अनुनासिक व्यंजनों की संख्या कितनी है? अनुनासिक व्यंजन पता है कौन से होते हैं? जैसे का खा गा गा अंगा, चा छा जजैया, टा ठा डा डा णा, तो जिसमें नासिका का प्रयोग होता है उनको अनुनासिक व्यंजन कहा जाता है। तो इनकी संख्या होती है कितनी? 5 संख्या होती है। ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा सही। 5 संख्याएं होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया? 1951, 1953, 55 या फिर 57? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1957 में। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन 1957 में किया गया था। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। बुंदेली बोलियों की उपबोलियां कौन सी हैं? जो बुंदेली बोली है उसकी उपबोलियां कौन सी हैं? भुक्सा है, संडीली, बंगराही, कठेरिया, डांगी, माथुरी, भदौरी, बानफरी, खटोला, लारिया, खलटोही या खलताही। तो इन तीनों में से आपको बताना है कौन सी इसमें उपबोलियां हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भदौरी, बानफरी और खटोला। ये बुंदेली बोली की उपबोलियां हैं। तो ये भाषा से यूनिट 1 का प्रश्न है। यूनिट 1 से इस तरीके के बोली और उपबोलियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न है, यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। कथन किसका है? तो ये कथन और किसी का नहीं, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का है। यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 6। लोग कबीर आदि भक्तों को ज्ञानाश्रयी, निर्गुणिया आदि कहते हैं। वे प्रायः भूल जाते हैं कि निर्गुणिया होकर भी वेदांतियों के ब्रह्म की अपेक्षा भक्तों के भगवान अधिक हैं। ये किसका कथन है? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। बहुत से लोगों का ये प्रश्न गलत हो गया था क्योंकि उन्होंने शुक्ल पर टिक किया था, परंतु उन्होंने कबीर के बारे में उतना नहीं बोला है जितना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इनकी रचना भी है संत कबीर। ठीक है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। आगे चलते हैं। नई कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के संपादक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देवी शंकर अवस्थी। नई कहानी संदर्भ और प्रकृति के पुस्तक के संपादक हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 8। महाभारत के अंतिम अंश को आधार बनाकर लिखा गया नाटक कौन सा है? शक विजय, पहला राजा, कोणार्क और अंधा युग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अंधा युग महाभारत के अंतिम अंश को आधार बनाकर लिखा गया नाटक है। आगे चलते हैं। यह परीक्षा गुरु से भी 1 वर्ष पूर्व लिखा गया, लेकिन प्रकाशित न हो पाने के कारण इसे प्रथम उपन्यास से वंचित रखा गया। यह उक्ति किस उपन्यास से संबंधित है? वामा राक्षस, भाग्यवती, अमृत चरित्र और निसहाय हिंदू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निसहाय हिंदू। ठीक है, अगर ये परीक्षा गुरु से भी 1 वर्ष पूर्व लिखा गया होता लेकिन प्रकाशित ना होने के बाद हो पाने के कारण इसे प्रथम उपन्यास या परीक्षा गुरु से पूर्व लिखे जाने के श्रेय में से वंचित रखा गया। तो ये उक्ति किस उपन्यास संबंधित है? तो निसहाय हिंदू से संबंधित है। आगे चलते हैं। प्रश्न है, लक्षणामूला ध्वनि का भेद है असंलक्ष्य क्रम ध्वनि, संलक्ष्य क्रम ध्वनि, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि और शब्द
शकयुक्त युक्त वाच्य ध्वनि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि लक्षणा मूला ध्वनि का भेद है। आगे चलते हैं। प्रश्न है भामा ने समस्त अलंकारों का मूल किस अलंकार को माना है? उपमा, रूपक, वक्रोक्ति या फिर यमक? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वक्रोक्ति को भामा ने समस्त अलंकारों का मूल स्वीकार किया है। आगे चलते हैं। श्रीमती एनी बेसेंट का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? वैचारिक पृष्ठभूमि से उठाया गया प्रश्न है। सन 1885, 1879, 1893 या फिर 1882? श्रीमती एनी बेसेंट का भारत आगमन कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1893 में। ठीक है, 1893 में श्रीमती एनी बेसेंट का भारत आगमन हुआ था। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस चिंतक ने धर्म को शास्त्रार्थ का विषय न मानकर उसके मूल तत्व को अपने जीवन में अपनाकर विश्व को संदेश दिया? राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस या फिर केशव चंद्र सेन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न है अब एक सभ्यता का सूर्य सुदूर पश्चिम से उदय हो रहा है जिसने इस नारकीय महाजनवाद या पूंजीवाद की जड़ खोदकर फेंक दिया है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद ने कहा है अब एक सभ्यता का सूर्य सुदूर पश्चिम में से उदय हो रहा है जिसने इस नारकीय महाजनवाद या पूंजीवाद की जड़ खोदकर फेंक दिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। प्रश्न है हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? बनारस अखबार, समाचार सुधावर्षण, अवध अखबार या फिर जगहित कारक? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, समाचार सुधावर्षण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। असाध्य वीणा कविता में प्रेमवत ने किसको वीणा का रचयिता मानकर याद किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वज्रकीर्ति। आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, जिसने पढ़ी होगी असाध्य वीणा उसको वो अवगत होंगे इस चीज़ से। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है सूरदास का पद आयो घोष बड़ो व्यापारी किसकी ओर संकेतित करता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उद्धव। ठीक है, भ्रमर गीत सार से ये उद्धृत है। फिर जो अगला प्रश्न है उसकी ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शासन की बंदूक कविता में किस छंद का प्रयोग किया गया है? बरवे, सोठा, दोहा, उल्लाला? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोहा का प्रयोग किया गया है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। सूनी है के नाही यह प्रगट कहावती जू काहू कल पाए है सू के कल पाए है? तो इसमें घनानंद की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? संदेह, भ्रांतिमान, यमक या फिर श्लेष? तो देखिए आप देख रहे हैं कल पाए है और फिर कल पाए है, दो अलग अलग तरीके से लिखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यमक। दोनों के आपके जो वो क्या नाम है जो इसका अर्थ है वो अलग अलग है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 20। सभी संथालों को दामुल हौज हो गया, मैला आंचल से लिया गया है। मैला आंचल उपन्यास के इस वाक्य में दामुल हौज का क्या अर्थ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आजीवन कारावास होता है दामुल हौज का अर्थ। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 21। लिखा है जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जाता है वैसे वैसे यह उपन्यास और ज़्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। यह कथन किस उपन्यास के लिए उसके उपन्यासकार के प्रकाशन पुनर्प्रकाशन की भूमिका में लिखा था? जब पुनर्प्रकाशन हुआ था तो उसकी भूमिका में लिखा गया था ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राग दरबारी। वंशवाद से आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 22। वतन की फिक्र कर ज़्यादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के तस्करे हैं आसमानों में। यह छंद किस उपन्यास में आया है? मतलब जो ये छंद है वो किस उपन्यास में है? झूठा सच, तमस, जिंदगी नामा या फिर राग दरबारी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, तमस। इसी वजह से कहते हैं सारे टेक्स्ट को पढ़ना शुरू कर दीजिए आप बहुत बेहतरीन तरीके से। प्रश्न है पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त, पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री द्वंद्वोमुख, पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध। यह कथन किस चरित्र का है? बाणभट्ट, लोरिकदेव, अघोर भैरव या फिर महामाया भैरवी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, महामाया भैरवी। प्रश्न नंबर आपका 24 आता है उसका युवापन
एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है, वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर कभी कमज़ोर हो जाता है और उसके भुगत भी रहा है। तो आपने कहानियाँ अगर पढ़ी होंगी तो इसका आंसर सही आप दे देंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पिता कहानी से आया है। उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है, वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी मजबूर कभी कमज़ोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 25। माँ के हाथ की बनी कौन सी कला देखकर चीफ प्रसन्न हो जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 फुलकारी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा गीत तीसरी कसम कहानी में नहीं आया है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अगर जिसने पढ़ा होगा मैला आंचल तीसरी कसम कहानी उसको ये अवगत होगा इन सब चीज़ों से। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नानी नानी दतवा पातर ठोरवा छटके जैसन बिजलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये तीसरी कसम कहानी में नहीं है, बाकी सभी तीसरी कसम कहानी के ही गीत हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 27। लिखा है सिद्धों और नागपंथी योगियों के चिंतन का विवेचन करते हुए यह किसने कहा था कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं था? शुक्ल जी, द्विवेदी, नंद दुलारे या फिर रामविलास शर्मा? राइट आंसर और कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। त्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए, सतीत्व के सम्मान के लिए, देवता ब्राह्मण और गौ की मर्यादा में विश्वास के लिए, आतंक से प्रकृति को आश्वासन देने के लिए आपको अपने अधिकार का उपयोग करना होगा। स्कंदगुप्त नाटक में यह संवाद किसके द्वारा कहा गया है? पर्णदत्त, देवसेना, बंधु वर्मा या फिर मातृगुप्त? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 पर्णदत्त का ये कथन है। त्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए, सतीत्व के सम्मान के लिए, देवता ब्राह्मण और गौ मर्यादा में विश्वास के लिए, आतंक से प्रकृति और आश्वासन देने के लिए आपको अपने अधिकार का उपयोग करना होगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित नहीं है? एलिस, लीला, जयमाला, नीला? तो चंद्रगुप्त से संबंधित नहीं है, जयमाला जो है वो स्कंदगुप्त से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 30। लिखा है एक निर्देशक की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। तो ये उपर्युक्त जो कथन है ये किसका है? सुधा शिवपुरी, बाबा कारंत, इब्राहिम अलकाजी या फिर ओम शिवपुरी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये कथन ओम शिवपुरी जी का। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है। प्रश्न नंबर आपका आ जाता है कौन सा? 31। लिखा है जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयां हैं, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती हैं। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी की तरह चले, हम सब उसके पुर्जे बन जाएं और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाएं। अंजू दीदी नाटक में संवाद किसने किससे कहा है? ये तो पता है कि अंजलि ने कथन कहा है, लेकिन किससे कहा है? तो 3 जगह अंजलि हैं, तो इसमें से एक ही ऑप्शन को आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन किससे कहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनिमा से कहा है। ऑप्शन नंबर 3 उसकी सहेली होती है अनिमा, उससे कहती है वो। क्रोध मेरी खुराक है, लोभ मेरा नयन अंजन है और काम भुजंग मेरा क्रीड़ा सहचर है। इसको ही मैं क्रमशः विद्रोह, प्रगति और नवलेखन कहकर पुकारता हूँ। उपयुक्त कथन में निबंधकार अपने जीवन की वर्तमान अवस्था को किस नक्षत्र से जोड़ते हैं? तो बताइए किस नक्षत्र से जोड़ रहे हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से। अब इसी वजह से कहते हैं टेक्स्ट को बहुत ही गहनता के साथ में अध्ययन करने की आवश्यकता है। सिर्फ अध्ययन ही नहीं, उसके जो नोट्स आप बनाएंगे जब पढ़ने के बाद उसका अध्ययन और भी ज़्यादा करना है आपको। प्रश्न नंबर 33। आजकल की कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस निबंध से उद्धृत है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मजदूरी और प्रेम। सबने कहा होगा कविता क्या है, लगाया है, बहुत लोगों ने लगाया है, जिनका ये पेपर है उन्होंने भी 1 लगाया ऑप्शन, लेकिन मजदूरी और प्रेम ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से कहते हैं सारी चीज़ों को पढ़िए। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से विवेकी राय कृत निबंध संग्रह किसका है? किसका नहीं है पूछा है। फिर बेतलवा डाल पर, गवई गंध गुलाब, उठ जाग मुसावर, हर बारिश में। निम्न में से कौन सा विवेकी राय कृत निबंध नहीं है? तो जो नहीं है वो हो जाएगा हर बारिश में नहीं है। बाकी फिर बेतलवा डाल पर, गवई गंध गुलाब और उठ जाग मुसाफिर ये तीनों ही किसके हैं? विवेकी राय जी के। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 35। संस्कृति और सौंदर्य निबंध में निम्नलिखित में से किस निबंध का उल्लेख नहीं है?
संस्कृति और सौंदर्य जो निबंध है उन निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? अशोक का फूल, वर्तमान विचार और वितर्क, मेघदूत एक पुरानी कहानी और शीर्ष के फूल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसमें जो सम्मिलित नहीं है वो शीर्ष के फूल नहीं, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है। प्रश्न नंबर 36, भारतेंदु मंडल के लेखकों की चर्चा करते हुए रामचंद्र शुक्ल निबंध के लिए निम्न में से किस पद का प्रयोग नहीं करते? लेख, ललित गद्य, गद्य प्रबंध या फिर निबंध। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ललित गद्य प्रयोग नहीं करते हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 37, भारतीय समाज में एक द्वंद्व तो कर्म और संन्यास को लेकर, दूसरा प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच तथा तीसरा स्वर्ग और नरक की कल्पनाओं को लेकर उपर्युक्त कथन किस पुस्तक में है? मेरी तिब्बत यात्रा, अब ये यूनिट 10 का प्रश्न आ गया। संस्कृति के 4 अध्याय, आवारा मसीहा या फिर क्या भूलूं क्या याद करूं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संस्कृति के 4 अध्याय। ठकुरी बाबा निम्नलिखित में से किस संग्रह में संकलित है? मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र या फिर पथ के साथी। तो ठकुरी बाबा सम्मिलित है स्मृति की रेखाएं में, ऑप्शन नंबर 2 इसका एकदम सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है, शरत चंद्र की रविंद्रनाथ को किस कवि के बाद भारत का सर्वोत्तम कवि घोषित किया है? व्यास, कालिदास, कबीरदास या फिर भवभूति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यास। प्रश्न नंबर आपका आता है 40, गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान था आम्रपाली का, संभवतः वही थी मेरे लिए नटनिया। यह कथन किसका है? शरत चंद्र, हरिवंश राय बच्चन, तुलसी राम या फिर राहुल सक्रतायन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तुलसी राम। डॉक्टर तुलसी राम की जो आत्मकथा है वो इसमें उसी से उद्धृत है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 41। लिखा है, देवनागरी लिपि के संबंध में तथ्य मिलते हैं। कौन कौन से तथ्य मिलते हैं? मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ कौन कौन से तथ्य मिलते हैं। तो BCD ये ऑप्शन तथ्य मिलते हैं। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी नाम पड़ा। गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी पड़ा। तो ऑप्शन नंबर C इसका सही हो जाएगा, BCD। ये देखिए इसमें दिया हुआ है BCD ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 42। अवधि और ब्रज में निम्नलिखित वैषम्य मिलता है। तो आपको बताना है इसमें से वैषम्य कौन सा मिलता है। तो सही उत्तर उसका हो जाएगा A, B और E। इसको पढ़ देते हैं। अवधि का संबंध पूर्वी हिंदी से है जबकि ब्रज भाषा का संबंध पश्चिमी हिंदी से है, तो ये पूरा गलत है। वैषम्य मतलब उत्तर का सबसे में दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। वैषम्य मतलब नहीं मिलता है, ठीक है। फिर अवधि में ए ओ स्वर का उच्चारण आई औ के रूप में होता है, किंतु ब्रज में आय और औ के रूप में उच्चारित होता है। और लास्ट में है, अवधि में पुल्लिंग संज्ञा पदों में व परसर्ग जोड़ने की प्रवृत्ति मिलती है जबकि ब्रज में प्रायः ऐसा नहीं होता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, B और E। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 43। निम्नलिखित कथनों के आधार पर उपयुक्त विकल्प चुनिए। ठीक है, तो इसको उपयुक्त विकल्प जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका A, B और E। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी की रचना रैदास ने की, एकदम सही है। कबीर परिचय में अनंत दास ने कबीर के व्यक्तित्व और जीवनी से संबंधित तथ्यों का उल्लेख किया है। और दादू की समग्र रचनाओं को अंगवधु शीर्षक से संत रज्जब ने संकलित किया था। तो A, B, E एकदम सही है। ऑप्शन नंबर इसका 3 एकदम राइट हो जाएगा। A, B और E, एक मिनट रुकिएगा। जी, तो A, B, E इसका एकदम सही है उत्तर। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 44 की ओर। लिखा है, यात्रा वृतांत पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यात्रा वृतांत है, उनके जो कथन दिए गए हैं उन पर विचार कीजिए। प्रश्न है कि मोहन राकेश यात्रा वृतांत पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और जो सही उत्तर है उसका चयन करना है। तो जो सही उत्तर हो जाएंगे वो हो जाएंगे इसमें A, B और E। ठीक है, A, B और E। मोहन राकेश कृत आखिरी चट्टान तक में दक्षिण भारत के जीवन को रेखांकित किया गया है। रघुवंश की हरी घाटी में रांची हजारीबाग के आसपास के प्रदेशों का चित्रण हुआ है। और निर्मल वर्मा की यात्रा वृतांत चिड़ों की चांदनी की में आइसलैंड का उल्लेख मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A, B और E। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 45। नाटक और रंगमंच से संबंधित निम्न तथ्यों पर विचार करना है। तो तथ्यों पर विचार करके जो सही उत्तर है उसका चयन करना है। तो इसका A, B और D ऑप्शन सही हो जाएगा। A, B और D। अश्क का नाटक कैद काफ़ी मंचित हुआ जिसके परिवर्धित नवीन रूप को बाद में लौटता हुआ दिन के नाम से
प्रस्तुत किया गया। फिर दूसरा ऑप्शन है कि पुराण कथा का आधुनिक उपयोग जगदीश चंद्र माथुर के पहला राजा में अत्यंत सृजनात्मक रूप में हुआ है। फिर लास्ट में है प्रसाद का नाटक ध्रुव सामनी और भुवनेश्वर का नाटक प्रतिभा का विवाह एक ही वर्ष में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो ये तथ्यात्मक प्रश्न है, ए, बी और डी इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन। ये तो स्वतः ही गलत हो जाएगा क्योंकि अंतिम नाटक तो स्कंदगुप्त नहीं, अंतिम नाटक कौन सा है, ध्रुव सामनी है, 1933 में आया था। तो इसके आधार पर बी ऑप्शन तो गलत ही हो गया आपका, नहीं कौन सा, सी ऑप्शन गलत हो गया। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 46। रिपोर्टाज से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सी और डी। मैं सही उत्तर बता रही हूँ आपको केवल। अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट का समानार्थी शब्द रिपोर्टाज है और इलिया एहरेनबुर ने रिपोर्टाज के कुशल लेखक के रूप में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त की। और लास्ट में है, हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा रूपाब दिसंबर 1938 में आरंभ की। तो ए, बी, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मैंने कौन कौन से बताया, ए, सी, डी, ए, सी, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए, सी, डी कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 में सही है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का चुनाव करना है आपको कि जो नई समीक्षा है इसमें सबसे उपयुक्त चयन करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सी और डी। ठीक है, नई समीक्षा काव्य के निरपेक्ष अस्तित्व को स्वीकार करती है। फिर इलियट का मत है कि केवल अतीत ही वर्तमान के रूप को मर्यादित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। और लास्ट है ए, सी, डी और लास्ट है इलियट के अनुसार कवि का मन असंख्य भावनाओं, पदावलियों, बिंबों के ग्रहण एवं संचयन के निमित्त एक आधान पात्र की भांति होता है। तो ए, बी और डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। ए, बी, डी कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है। आगे चलते हैं, बिंब और प्रतीक पर आधारित इन कथनों पर विचार करना है। बिंब केवल संकेत करता है जबकि प्रतीक उसे प्रत्यक्ष या संवेद्य और ग्राह्य बना देता है। तो ये एकदम सही है। ठीक है, बी, सी और ई इसका उत्तर सही होगा। केवल संकेत नहीं करता है, प्रतीक उसे प्रत्यक्ष बना देता है। बी, सी और ई ये उत्तर सही हो जाएंगे इसके। कैसे सही हो जाएंगे, बिंब किसी अप्रस्तुत वस्तु का मानसिक या काल्पनिक रूप होता है। अर्थ की स्पष्टता के समान ही भाव की संप्रेषण और उत्तेजना में बिंब विधान का मुख्य हाथ रहता है। प्रतीक द्वारा प्रायः सूक्ष्म एवं विशिष्ट अनुभूतियों को सहज ग्राह्य बनाने का प्रयत्न किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सी और ई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट है, बी, सी, ई। फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है बताना है आपको। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सी, ई। बी, सी और ई। इंग्लैंड के एक इतिहास का और मार्शमैन साहब के प्राचीन इतिहास का अनुवाद कथासार नाम से प्रकाशित हुआ। जॉन क्रिस्टाइस्ट हिंदी की उर्दू के अध्यापक थे और सदल मिश्र ने कॉलेज से जुड़कर खड़ी बोली गद्य के विकास में योगदान दिया। तो बी, सी, ई इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। माफ कीजिएगा, ए, सी, ई सही हो जाएगा इसका ऑप्शन, मैंने थोड़ा गलत पढ़ दिया, ए, सी, ई। ठीक है, ए, सी और ई। फोर्ट विलियम कॉलेज की ओर से उर्दू हिंदी गद्य पुस्तकें लिखने की व्यवस्था हुई। जॉन क्रिस्टाइस्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक थे और सदल मिश्र ने कॉलेज से जुड़कर खड़ी बोली गद्य के विकास में योगदान दिया। तो ए, सी, ई कहाँ मिल रहा है, ए, सी, ई ऑप्शन नंबर 3 मिल रहा है, ए, सी, ई इसका राइट हो जाएगा। फिर आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न है, बाकी के 50 प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे। राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित में से उपयुक्त कथन कौन सा है। तो आपको सही कथन बताना है जो सही विकल्प है। तो इसका जो सही विकल्प है, 3 सही विकल्प है, बी, सी और ई। ठीक है, वे भारत में राष्ट्रीय पत्रकारिता के संस्थापक थे, वे ईसाई धर्म की नैतिक प्रणाली से प्रभावित थे और वे मूलतः युक्तिवादी और नैतिकतावादी धर्मानुयायी बने रहे। तो इसके आधार पर बी, सी और ई उत्तर एकदम राइट है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। आप सभी अभ्यर्थियों का हिंदी ओशन की तरफ से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। अपने पेपर को एनालिसिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए और खुश रहिए और मेहनत कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक सभी अभ्यर्थियों का हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।